नमस्कार साथियों, आज हम लोग नारीवादी आंदोलन में प्राय लहरों की चर्चा होती है कि नारीवादी आंदोलन में 3 लहरें हैं कि 4 लहरें हैं कि कोई कहता है कि 5 लहरें हैं, 5वीं लहर की भी शुरुआत हो रही है। बहरहाल अभी तक जितने भी सीरियस डिस्कोर्स हैं उसमें नारीवादी आंदोलनों के 3 लहरों की प्राय चर्चा होती है। तो आज पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि नारीवादी आंदोलन में ये 3 लहरें हैं क्या। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से हुई और ये शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य से हुई। और इस मूल में इस प्रकार से अमेरिका में जो शुरुआत हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अमेरिका में या पाश्चात्य जगत में महिलाओं को समाज में एक बहुत ही दलित और उपेक्षित स्थिति प्राप्त थी, जिसमें कि न तो उनको किसी प्रकार से राजनीतिक अधिकार थे, न उनको किसी प्रकार के सामाजिक अधिकार थे, न उनको किसी प्रकार के आर्थिक अधिकार थे। और इस प्रकार से महिलाएं एक प्रकार से स्लेव की, जिनको कह सकते हैं कि स्लेव की जिंदगी को जी रही थी। और इसलिए इस प्रकार का जो उत्पीड़न और शोषण महिलाओं को फेस करना पड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ पे एक नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस नारीवादी आंदोलन में अनेक प्रकार की मांगें रखी गई। कालांतर में ये आंदोलन अपनी कुछ उपलब्धियां करते गए और करते करते एक स्थिति ये आई कि उनकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। उसके बाद से उस आंदोलन का चरण समाप्त हुआ। वो आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर गया। उसमें कुछ नई नई मांगें महिलाओं के सामने थी। उसको नारीवाद का दूसरा फेज कहा गया। वो भी आंदोलन करीब 3 दशक चला और उसके बाद उस आंदोलन का भी अंत हुआ, उसकी भी प्रतिक्रिया हुई और एक तीसरा चरण आंदोलन का 1990 से शुरू हुआ नारीवादी आंदोलन का। और उस नारीवादी आंदोलन की भी अपनी कुछ खास बातें थी। तो हम लोग इन 3 चरणों की आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चरण हम देखते हैं कि 1848 में 1848 में अमेरिका में शुरू हुआ। और इस के शुरू होने के पीछे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी समाज या पाश्चात्य जगत में समाज में नारियों की जो बहुत ही गिरी हुई स्थिति थी, मार्जिनलाइज स्थिति थी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और इसके लिए 2 किताबों का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। पहली किताब का नाम था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने लिखी थी। और दूसरी किताब का नाम है विमेन इन 19th सेंचुरी, और इस किताब को मार्गरेट फुलर ने लिखा था। और ये दोनों किताबें अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही पाथ ब्रेकिंग किताबें मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की जो स्थिति थी उसको उजागर किया और उस पर प्रोटेस्ट करने का और उसको उससे बाहर निकलने का एक आह्वान किया। और इसमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस आंदोलन के पहले महिलाओं को एक प्रकार से घरेलू वस्तु माना जाता था कि दे वर जस्ट कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स। उनको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और उनको केवल अपने बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना, इसी के बस, और घर के कामकाज करना, इसी के लिए योग्य उनको माना जाता था। न उनके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया था, न उनकी शारीरिक क्षमता को रिकॉग्नाइज किया जाता था, न उनके किसी अधिकारों की चर्चा होती थी। और इस प्रकार से महिलाएं एक प्रकार से 2nd या 3rd ग्रेड सिटीजन का जीवन जी रही थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कि इस घरेलूपन से निकलने के लिए महिलाएं छटपटा रही थी। और ये दोनों किताबों ने उसमें एक प्रकार का उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और अमेरिका में सडनली जो है एक थोड़ा सा नारीवादी आंदोलन ने जन्म लिया। लेकिन इस आंदोलन की जो केंद्रीय बिंदु था वो केवल यही था कि विमेन वेर डिमांडिंग राइट टू वोट, अर्थात महिलाओं को, और सब जो उनकी मांगे थी और वो तो थी ही, लेकिन वो सब सेकेंडरी थी। लेकिन उसमें के पीछे एक बहुत ही पॉलिटिकल एंगल ये था कि महिलाओं को ये समझ में आ गया कि दे मस्ट हैव वोटिंग राइट्स विद मेन। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका का संविधान 1789 में बनाया गया था, और 1789 में संविधान बनने के बाद 131 वर्ष के बाद, आफ्टर 131 years of the making of the American Constitution, the American women got suffrage और voting rights in 1920, अर्थात 1920 में जाके अमेरिका की महिलाओं को वोटिंग राइट्स प्रदान किए गए। और इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि
संविधान बनने के लगभग 131 वर्षों के बाद जिस देश में, जो अपने को आज समाज का, दुनिया का बहुत विकसित देश कहता है, उसने खुद अपनी महिलाओं को 131 साल के बाद जाके 1920 में वोटिंग राइट्स दिए और इस प्रकार से पहला जो चरण था आंदोलन का 1920 में उसका समापन माना जाता है। कम से कम जिन उद्देश्यों को वो लेके चला था कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, वो उन्होंने प्राप्त किए और अमेरिका में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। उसी के 1-2 साल पहले 1918 में ब्रिटेन ने जाके एडल्ट फ्रेंचाइज अपने यहाँ लागू किया और महिलाओं को अधिकार दिया। तो इस प्रकार से अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या अन्य पाश्चात्य देश हो, वहाँ पे जो प्राइमरी लड़ाई महिलाओं को लड़नी पड़ी वो मताधिकार के लिए लड़नी पड़ी, जो कि 1920 में जाके एक चरण में पूरे। उसके साथ उनके और भी राइट्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स के भी लिए, एजुकेशनल राइट्स के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट राइट्स के लिए भी वो लड़े, वो आंदोलन में बातें की गई। लेकिन जो नारीवादी आंदोलन का जो प्रथम वेव माना जाता है, वो प्रथम वेव 1920 में आके खत्म हुआ, जबकि अमेरिका में 19वें संविधान के संशोधन के द्वारा नारियों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया और ये कहा गया कि जेंडर के आधार पे, सेक्स के आधार पे अब किसी को भी वोटिंग राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की एक खास बात ये थी कि इस पूरे आंदोलन को वाइट विमेन ने लीड किया था, श्वेत महिलाओं ने लीड किया था। और ये जो श्वेत महिलाएं थी, या तो ये रिच वर्ग से आती थी या मध्यम क्लास से, मिडिल क्लास से आती थी। और ये दोनों ही जो वर्ग थे, रिच क्लास या मिडिल क्लास, इनकी जो श्वेत महिलाएं थी, इन्होंने ही इसकी लीडरशिप को किया था। ये इसमें खास बात ध्यान रखने की है। 1920 के बाद से ये खत्म हुआ। उसके बाद से 1960 के दशक में इधर आप जानते हैं कि 1920 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ये सब चलता रहा। उसके बाद ये सब जब खत्म हुआ तो 1960 से महिलाओं को फिर ये लगने लगा कि नाउ दे नीड टू एंटर इनटू ए सेकेंड फेज ऑफ देयर डिमांड्स एंड सेकेंड फेज ऑफ द मूवमेंट। और इस मूवमेंट की एक बहुत ख़ास बात ये थी कि महिलाओं ने ये महसूस किया कि उनके ऊपर जो कुछ भी महिलाओं को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो उन प्रतिबंधों का बहिष्कार करेंगी। अर्थात दे विल रिजेक्ट ऑल सिंबल्स ऑफ फेमिनिज्म। अर्थात जिस प्रकार से आप जानते हैं कि महिलाएं बहुत सारा श्रृंगार करती हैं, या चोटी रखना, या इस प्रकार से हाई हील पहनना, तो बहुत सारी महिलाओं ने मैटर ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने वो सारे जो फेमिनिस्ट सिंबल्स थे कि हील को काट के फेंक देना, या चोटी काट देना, बाल छोटे कर लेना, या जो कुछ ड्रेसेस ऐसी पहनना जो कि दे शुड लुक लाइक वुमेन, अर्थात एक प्रकार से उन्होंने अपने को कल्चरली वुमेन के कॉन्स्ट्रक्ट में एक प्रकार से ढालने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, या जिसको हम कहते हैं कि नारीवाद। तो नारीवाद का जो एक भावना है, या एक उसकी जो बिंब है, या एक उसकी जो छवि है, उससे एक प्रकार से रिवोल्ट था। और महिलाओं ने वो सारी चीज़ें की जो कि नारी प्रतीकों के विरुद्ध थी और जो उनको पुरुष से इक्वेट करती थी। वो सारे काम उन्होंने करने शुरू किए, सिगरेट पीना, शराब पीना, उसी प्रकार से ड्रेस पहनना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू की तो ये शो करते। और ये बात इसमें इसके पीछे भावना क्या थी? इसके पीछे भावना ये थी कि उनको ये लग रहा था कि पुरुषों की तरह से ही उनको भी रहने का अधिकार है, उनको नारी के रूप में रख के उनका शोषण किया जाता है, व्हाई शुड दे नॉट ऑल्सो लिव लाइक मेन। तो ये उनके पीछे भावना थी। और इस भावना के पीछे जो डीपर चीज़ थी वो ये थी कि वो एक प्रकार से जो पैट्रियार्की थी, अर्थात जो पुरुष सत्तात्मक समाज था, और उस पुरुष सत्तात्मक समाज से और जो सांस्कृतिक प्रतीक महिलाओं के ऊपर गड़े हुए थे, उससे प्रकार से ये रिवोल्ट था। तो द सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिज्म, जिसको कि हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं, इस सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में महिलाओं ने फेमिनिस्ट प्रतीकों के प्रतिरोध या विरोध किया, अपने को पुरुष की तरह से ढालने का प्रयास किया। और एक प्रकार से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो भी कंस्ट्रक्ट्स थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सब को डिमोलिश करने की कोशिश की। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका वहाँ के 2 पुस्तकों की है, जिसका कि उल्लेख आप सभी लोग जानते भी होंगे। एक तो द सेकेंड सेक्स है, जिसको कि सिमोन डी बुआ ने लिखा था, जिसके बारे में आप लोगों ने हो सकता है पुस्तक पढ़ी हो, बड़ी चर्चित पुस्तक
पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक बेटी फ्राइडन की है जिन्होंने कि द फेमिनिन मिस्टीक पुस्तक लिखी। और ये दोनों पुस्तकें अपने आप में बहुत ही महत्व रखती हैं। और इन दोनों पुस्तकों का अगर निचोड़ कहा जाए कि भाई इन दोनों पुस्तकों का निचोड़ क्या है, तो हम कहेंगे कि एक फ्रेज सेकेंड वेव में चला था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। इसका भाव ये था, इसकी नाना प्रकार से व्याख्या की जाती है, विरोधी व्याख्याएं भी की जाती हैं, लेकिन इसकी मूल भावना ये है कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात नारियों की जो वैयक्तिक स्थिति है, जो कुछ भी उनकी दलित स्थिति है, गिरी हुई स्थिति है, मार्जिनलाइज स्थिति है, हाँ, मेन स्ट्रीम से अलग हटके स्थिति है, डोमेस्टिकेटेड स्थिति, जो कुछ भी स्थिति है, हाँ, शोषित की स्थिति है, वो सारी स्थितियां हैं ही इसलिए क्योंकि वो पावर स्ट्रक्चर में कहीं उनको स्पेस नहीं मिला हुआ है। लिहाजा इसमें ये खास बात उभर के आई कि महिलाओं की जो भी दशा या दुर्दशा है, वो दुर्दशा उनकी है ही इसलिए क्योंकि उनको राजनीतिक जो सत्ता का गलियारा होता है, उन सत्ता के गलियारों में उनका प्रवेश वर्जित है, और उनकी जो भी सांस्कृतिक उत्पीड़न उनका होता है, सामाजिक उत्पीड़न होता है, आर्थिक उत्पीड़न होता है, वो सारा का सारा उत्पीड़न होता ही इसलिए है क्योंकि उनकी राजनीतिक पैठ कम है। और इसलिए महिलाओं ने ये कोशिश करना शुरू किया कि वो राजनीति में प्रवेश करें, और राजनीति में प्रवेश करके जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, उस पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को वो ख़त्म करने की कोशिश करें। जब तक राजनीति में भी, हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी महिलाओं को एक प्रकार से राजनीति में बहुत कम स्पेस दिया जाता है। वो तो थैंक्स टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि सिंक्रोनाइज करता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से वेस्ट में, जो 90s में शुरू हुआ। और हम लोगों के यहाँ भी 1992 में आपने देखा कि 73rd और 74th अमेंडमेंट करके लगभग 10-11 लाख महिलाओं को एक प्रकार से जो सिविक बॉडीज़ हैं या पंचायत बॉडीज़ हैं उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो पर्सनल इज पॉलिटिकल का फ्रेज था, इसको याद रखिएगा, इस फ्रेज में बहुत दम था, और इसका मतलब यही था कि महिलाएं, इसका मतलब ये है कि अपनी सारी स्थितियों के लिए अपने सामाजिक स्थिति को या और किसी को दोषी न माने, इस बात को दोषी माने कि दैट दे हैव बीन डिनाइड एक्सेस इन द पावर स्ट्रक्चर, और द जो सत्ता के संरचनाएं होती हैं, राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, उनको स्थान नहीं मिला। एक तो ये खास बात थी, और दूसरी खास बात ये थी कि इसमें महिलाओं का एक कंसोलिडेशन हुआ, एक इंटरसेक्शनैलिटी इसको कहते हैं, कि जैसे प्रथम वेव जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि श्वेत महिलाओं का भी, और वो भी रिच और मिडिल क्लास के महिलाओं का डोमिनेंस था। लेकिन ये जो फेज आया, इसमें दो खास बात थी। पहली बात तो इसमें ये थी कि इसमें जितनी भी महिलाएं थीं वो सभी प्रकार के सेक्शन से आती थी, सभी प्रकार के क्लास से आती थी, सभी प्रकार के कलर से आती थी, सभी प्रकार के ग्लोबल सेंटर से आती थी। इसमें किसी एक देश का डोमिनेंस नहीं था, अमेरिका का ही डोमिनेंस नहीं था, इसमें पूरे वैश्विक पटल पे महिलाओं की सहभागिता रही। पहली तो ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि इसमें महिलाओं को एक प्रकार से एक मंच पे ला दिया, तो महिलाएं इन इटसेल्फ एक क्लास के रूप में इमर्ज किया। अब वो केवल प्रोटेस्ट ग्रुप्स के रूप में नहीं रह गई, बल्कि वुमेन का स्ट्रगल जो है वो एक क्लास स्ट्रगल के रूप में, आप इसको वुमेन मूवमेंट कह सकते हैं सीरियसली, कि जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था, वो उसने महिलाओं को ग्लोबल लेवल पे एक प्रकार से एक क्लास के रूप में रिकॉग्नाइज किया, या क्लास के रूप में अपॉर्चुनिटीज प्रदान की। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा यौन पे, सेक्सुअलिटी पे इतना ज्यादा बल दिया गया इस क्लास में, एज ए रिएक्शन टू द मेल डोमिनेंस, एज ए रिएक्शन टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि इसमें कुछ अतिवादिता भी हो गई, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स भी आ गए महिलाओं में, कुछ लिबरल एलिमेंट्स थे, लेकिन कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स आ गए जो ये चाहते थे कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही विश्व की सारी महिलाएं करें। और इस वजह से, और उसमें बड़े रेडिकल स्टेप्स थे, और उन रेडिकल स्टेप्स में ऐसे स्टेप्स थे जो कि भाई कल्चरली आपको एक्सेप्टेबल नहीं थे, बहुत सारी महिलाओं को एक्सेप्टेबल नहीं थे वो सब चीज़ें करना। लिहाजा बहुत सारी महिलाओं ने धीरे धीरे उसमें से अलग होना शुरू किया, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, आपस में स्ट्रगल्स होने लगे, आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे, और 1980 आते 1980 के अंत तक आपस में महिलाओं के जो विभिन्न समूह थे उसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स हो गए, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि
जब हमने 90s के दौर में प्रवेश किया तो 90s के दौर में ग्लोबल लेवल पे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत हो गई। और थर्ड ऑफ फेमिनिज्म में जो खास बात ध्यान रखने की ये है कि जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की लीडर थी, जिन्होंने लीडरशिप ली थी सेकेंड ऑफ फेमिनिज्म में, उनका नाम था एलिस वॉकर। और एलिस वॉकर जो थी वो एक प्रकार से सेकेंड वेव को लीड कर रही थी। और जो थर्ड वेव की महिला थी वो उनका नाम था रेबेका वॉकर, वो उनकी बेटी थी। अर्थात सेकेंड वेव वाज लेड बाय द मदर एंड द थर्ड वेव वाज लेड बाय द डॉटर। लेकिन इसमें जनरेशनल अंतर था, और जनरेशनल अंतर क्या था कि जो थर्ड वेव फेमिनिज्म का था, इस थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बहुत सारी चीज़ें जो सेकेंड वेव की थी वो कैरी ओवर हुई, लेकिन वो रिएक्शन भी था। थर्ड वेव में बहुत सारी सेकेंड वेव की चीज़ों को रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट किया गया कि सेकेंड वेव में महिलाओं को उनकी वैयक्तिक चॉइसेस की कोई स्पेस नहीं थी। अर्थात फेमिनिस्ट मूवमेंट सेकेंड वेव का ये चाहता था कि जैसा सेकेंड वेव का रेजोल्यूशन हो, जैसा महिला आंदोलन की जो कॉल हो, सारी विश्व की महिलाएं उसी प्रकार से व्यवहार करें। लेकिन थर्ड वेव की जो महिलाएं थीं वो कहती थीं कि नहीं साहब, हर महिला को, और आप जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी का युग भी एक प्रकार से शुरू हो चुका था। तो पोस्ट मॉडर्निटी में तो आप जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज ए सॉवरेन आइडेंटिटी, और हर आदमी की अपनी सोचने की इजाज़त है कि जैसा चाहे वैसा वो सोच सकता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से इसको अगर सिंक्रोनाइज किया जाए तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ जुड़ के एक प्रकार से महिलाओं ने ये इसमें प्रतिपादन किया कि नो, देयर कैनॉट बी ए कॉमन agenda, there cannot be a common direction for behavior ऑफ विमेन। विमेन हर देश की, हर समाज की, हर क्षेत्र की, इवन इंडिविजुअल लेवल पे हर वुमेन को ये राइट है कि वो जैसा चाहे रहे। वो अगर एक मेल की तरह से रहना चाहे मेल रहे, अगर वो हेट्रोसेक्सुअल लाइफ मेंटेन करना चाहती है हेट्रोसेक्सुअल करे, अगर वो लेस्बियन रिलेशंस रखना चाहती है वो लेस्बियन रखे, अगर वो शादी करना चाहती है शादी करे, अगर वो सिंगल पेरेंटिंग चाहती है सिंगल पेरेंटिंग। मतलब एवरी वुमेन शुड हैव ए राइट टू हैव हर ओन वे। वुमेन मूवमेंट उसके ऊपर कुछ थोपे ना किसी प्रकार का आदेश। तो इस प्रकार से जो सेकेंड वेव था उसमें विमेन मूवमेंट विमेन के ऊपर एक अपना आदेश थोप रहा था कि नहीं साहब, आपको तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आप व्यवहार नहीं करेंगे तो आप फेमिनिस्ट नहीं है। ये थर्ड वेव में इसका निगेशन हुआ, और थर्ड वेव में कहा गया कि नो, एवरी वुमेन हैज अ राइट टू चूज हर ओन वे, व्हाटएवर शी लाइक्स। इफ शी लाइक्स टू मैरी ए मैन शी मस्ट मैरी, इफ शी लाइक्स टू मैरी ए वुमन शी कैन मैरी ए वुमन। और इसी प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जो एक मूवमेंट शुरू हुआ है हेटेरोसेक्सुअलिटी का के अगेंस्ट, वो भी ये मूवमेंट यही थर्ड वेव से निकलता है, जो महिलाओं को ये अधिकार देता है कि वो पुरुष के साथ रहना चाहे पुरुष के साथ रहें, वो अगर महिलाओं के साथ रहना चाहते हैं महिलाओं के साथ रहें। तो ये एक थर्ड वेव की खास बात थी। और इस थर्ड वेव में वुमेन की आइडेंटिटी, वुमेन की अस्मिता और वुमेन की अपनी चॉइसेस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स था वो केवल विमेन के छोटे छोटे जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड मुद्दे थे उससे निकल के कहीं ये बहुत पावर डिस्कोर्स में एंटर कर गया कि हाउ वुमेन कैन यूज देयर ब्यूटीज नॉट एज ए सब्जेक्ट, नॉट एज ए ऑब्जेक्ट बट एज ए सब्जेक्ट। अर्थात अभी तक ये था कि महिलाएं एक ऑब्जेक्ट हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड बाय मेन। लेकिन जो थर्ड वेव का टोटल आउटपुट है, टोटल ड्राइव है, वो ये है कि नो, द विमेन आर नो मोर कंसिडर्ड टू बी सेक्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाय विमेन, दे आर नाउ सब्जेक्ट्स इन देमसेल्व्स। और जो उनके प्रतीक हैं, फेमिनिस्ट प्रतीक हैं, चाहे वो सौंदर्य से संबंधित हों, चाहे वो ड्रेस से संबंधित हों, चाहे वो उनके ऑर्नामेंट से संबंधित हों, चाहे उनकी संस्कृति से संबंधित हो, जितने भी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हैं उन फेमिनिस्ट प्रतीकों को महिलाएं अपनी कमजोरी न मान के अपनी वो ताकत के रूप में यूज करें। और ताकत के रूप में यूज करने का क्या मतलब हुआ कि वो महिलाएं ये सोचें कि ये सारे जो हमारे महिला प्रतीक हैं वो एम्पावरमेंट के लिए हैं। दे कैन गो फॉर एम्पावरमेंट इफ दे आर
using lipsticks, they are using high heel, they are using cleavages, they are showing their their beauties in any way for that matter. So they thought that they can use all these things not as the weakness of themselves, but they can use all these symbols as their strength, and they can drive towards high powered careers for themselves. अपने जीवन में वो कुछ उपलब्धियों के लिए अगर इन प्रतीकों का प्रयोग कर सकती हैं तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। ऐसा महिलाओं ने थर्ड वेव में मानने का प्रयास किया। और ख़ास बात ये भी है इसमें कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सारी महिलाएं, हर प्रकार की महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं, हर देश की महिलाएं इसमें आई। और ये जो एक सोसाइटी में फ्रेम था कि सोसाइटी को सांस्कृतिक ढंग से मेल और फीमेल में ही डिफाइन किया गया, ये जो बाइनरी था मेल और फीमेल का, इसको इन्होंने माना कि ये एक आर्टिफिशियल कल्चरल ड्राइव है, ये एक आर्टिफिशियल कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है और इसको हमें नहीं स्वीकार करना है। और ख़ासतौर से जब से इंटरनेट ने प्रवेश किया है हमारे सामाजिक जीवन में, तब से महिलाओं को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, एक दूसरे से पास आने का, एक दूसरे से अपना कंसोलिडेशन करने का, अपने डिमांड्स को ग्लोबल लेवल पे इफेक्टिवली पुट अप करने का एक अवसर मिल गया है। और हम समझते हैं कि ये पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया है कि महिला जगत में कि नाउ द फेमिनिस्ट कल्ट इन इटसेल्फ is an empowered cult, it's not a symbol of weakness। और पूरे दुनिया में आज तो आप जानते ही हैं कि अब फोर्थ वेव में भी कुछ लोग कहते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट फोर्थ वेव में एंटर कर गया है। और इस फोर्थ वेव में एक प्रकार से जो महिलाओं की न्यू प्राइवेट फ्रीडम है वो इंटरनेट और इस प्रकार के सोशल मीडिया के ज़माने में एक प्रकार से नए आयाम तक पहुंची है, जिसमें कि थिंग्स लाइक मी टू एंड टाइम्स अप एट्सेट्रा, ये इस प्रकार के जो ड्राइव्स हैं वो जो कि मॉलेस्टेशन के अगेंस्ट या जो कि हैरेसमेंट के अगेंस्ट, जो कि एब्यूज़ के अगेंस्ट महिलाओं ने चलाए हुए हैं, ये तरह तरह के नए प्रयोग इस फोर्थ वेव में किए जा रहे हैं। क्या इसका अंजाम होगा ये तो वक्त बताएगा, एंड हाउ एम्पावर्ड दे विल बी ये तो समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार से महिला आंदोलन एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और ये 3 वेव्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इट हैज़ प्रॉब्ली एंटर द फोर्थ वेव, लेकिन अभी फोर्थ वेव की बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। हाँ, जाहिर है कि जब कोई वेव ख़त्म हो जाती है तब उसकी बहुत सारी ख़ास बातें सामने आती हैं। आशा है कि फोर्थ वेव की भी बहुत सारी बातें जब ये ख़त्म होगा और फिफ्थ वेव में एंटर करेगा तब शायद हम लोगों के समझ में आएगी। तो इस संक्षेप में महिला आंदोलन से जुड़े हुए फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बारे में अक्सर हम लोगों के जहन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।